सो हाई एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी का पार्ट नंबर 8 वीडियो, जिसके अंदर हम लोग कवर करेंगे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी का टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर शॉक थेरेपी को पढ़ा था। शॉक थेरेपी क्या था? एक प्रोसेस था ट्रांजिशन का, किससे? एक अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम से डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम में चेंज करना था कंट्रीज़ को, जो डिसइंटीग्रेशन के बाद वाली कंट्रीज़ थी। और ये इन्फ्लुएंस किसके थ्रू किया गया था? IMF और वर्ल्ड बैंक। तो क्या होता है, शॉक थेरेपी जो होती है वो कब अनाउंस करी गई थी? 1990s के अंदर करी गई थी। इट डिड नॉट लीड द पीपल इनटू द प्रॉमिस्ड यूटोपिया ऑफ मास कंजम्पशन। अब इसका मतलब बहुत अच्छे से समझना। शॉक थेरेपी का जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि इसके बाद जो हमारा USSR वाली कंट्रीज़ थी, जो डिसइंटीग्रेशन के बाद वाली कंट्रीज़ थी, वो सारी भी वेस्ट के इक्वल हो जाएंगी, वो सारी भी उतनी ही डेवलप्ड हो जाएंगी या फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ की लिस्ट में आ जाएंगी और वो अच्छे से ग्रो होंगी। जो चीज़ें वो कम्युनिज्म के अंदर प्रॉब्लम्स को फेस करे थे, इनइक्वालिटीज़ को फेस करे थे, वो सारी चीज़ें हट जाएंगी। ये मेन मकसद था। बट इससे क्या होता है? इट डिड नॉट लीड द पीपल इनटू द प्रॉमिस, जैसा कि प्रॉमिस किया गया था। यूटोपिया का मतलब होता है एक आइडियल वर्ल्ड, जिसको बोल सकते हैं, सिचुएशन बोल सकते हैं, ऑफ मास कंजम्पशन। मतलब कि जो लोग हैं उनके खुद के कंज्यूम करने के लिए उनके पास होगा और उनको किसी भी इम्पोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कहने का मतलब है कि वो भी उतनी ही डेवलप होंगी जैसी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं। जैसे वेस्ट में लोग अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं, अपना लाइवलीहुड चला रहे हैं, वैसे ही इनका होगा। बट ये जो प्रॉमिस होता है यूटोपिया ऑफ मास कंजम्पशन, ये नहीं कंप्लीट हो पाता। और क्या होता है? इट ब्राउट रूम टू इकोनॉमी एंड डिजास्टर ऑफ द पीपल ऑफ ऑल रीजन। इससे क्या होता है? इकोनॉमी जो होती है वो पूरी तरीके से रून हो जाती है। शॉक थेरेपी का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ख़राब हो जाता है। मतलब ख़राब तो क्या ही होगा, मतलब उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्लियर नहीं हो पाता और जिस ऑब्जेक्टिव से उसको लेके आया जाता है वो डिक्रीज़ हो जाता है, उसके ऑब्जेक्टिव का कोई वजूद नहीं रह जाता। एंड डिज़ास्टर ऑफ द पीपल ऑफ ऑल रीजन, और हर जगह के लोग, हर एरिया के लोग जो होते हैं उनको डिज़ास्टर की तरीक़ का सामना करना पड़ता है। कहने का मतलब है कि पूरी तरीके से उनकी इकनॉमी ख़त्म हो जाती है। जैसे सपने उन्हें दिखाए गए थे कि हाँ भाई तुम भी वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरह ग्रो करोगे, वो तो कुछ भी नहीं होता है और उसका उल्टा सब कुछ होने लग जाता है। अब इसके अंदर हमारे को दो तरीके कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ने हैं। एक हमारे इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस हैं और दूसरे हमारे पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस हैं। अभी हम लोग इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस को पढ़ेंगे सबसे पहले, फिर पॉलिटिकल के लिए करेंगे। और आपको लोगों को आंसर भी इसी फॉर्मेट में लिखना है अगर पेपर में आता है तो जो रशिया हमारा होता है, लार्ज स्टेट कंट्रोल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स होता है, वो कोलैप्स जाता है। मतलब कि जो हमारा ये होता है स्टेट कंट्रोल इकनॉमी होती है, वो जो होती है वो कोलैप्स हो जाती है। रशिया में आप लोगों ने पढ़ा था कि USSR के अंदर स्टेट सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, तो जो इंडस्ट्रियल का जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है वो कोलैप्स हो जाता है। और जो हमारी 90% ऑफ द इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनको किस लिए सेल पर कर दिया जाता है। किसकी सेल पर? प्राइवेट इंडिविजुअल और कंपनी। मतलब कि 90% ऑफ द इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं उनको सेल पर डाल दिया जाता है। प्राइवेट इंडिविजुअल उन्हें खरीदते हैं या फिर कंपनीज उनको खरीदेंगी। तो इस तरीके से इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस शॉक थेरेपी का सामने आता है। सेकेंड हम लोग देखते हैं, रीस्ट्रक्चरिंग वॉज कैरिड आउट थ्रू द मार्केट फोर्सेज। मार्केट फोर्सेज क्या होता है? डिमांड और सप्लाई। तो इससे क्या होता है? रीस्ट्रक्चरिंग दोबारा से स्ट्रक्चर करा जाता है। वॉज कैरिड आउट थ्रू मार्केट फोर्सेस, मतलब कि जो रीस्ट्रक्चरिंग का प्रोसेस होता है वो मार्केट फोर्सेस के ऊपर अब पूरा डिपेंड होता है। अब वो गवर्नमेंट की डायरेक्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ के थ्रू नहीं होता, क्योंकि पहले स्टेट कंट्रोल करती थी हर चीज़ को, तो स्टेट को पता होता था कौन सी पॉलिसीज़ लेके आनी है, क्या करना है, रीस्ट्रक्चर करना है, तो सब स्टेट के हाथ में होता था। लेकिन अभी सब कुछ मार्केट फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करता है। इट लीड टू वर्चुअल डिसअपीयरेंस ऑफ एंटायर इंडस्ट्रीज़, मतलब कि सोवियत टाइम पीरियड में जितनी भी इंडस्ट्रीज़ थी उनका अचानक से वर्चुअल डिसअपीयरेंस हो जाता है, वो एकदम ख़त्म सी हो जाती है। इसी को हम लोग लार्जेस्ट गैरेज सेल इन हिस्ट्री बोलते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी आता है कभी कभार, तो इसी को इन्वर्टेड कोमा में डालकर पूछ लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। अब इसको बोला क्यों जाता है? इसलिए बोला जाता है क्योंकि जितनी भी वैल्यूएबल इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनको अंडर वैल्यू किया जाता है और थ्रू अवे प्राइसेस पर सेल के लिए लगा दिया जाता है, उनकी बोली लग जाती हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, जो सिटीजन्स होते हैं, अब सेल तो अब क्या कहते हैं, इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं,
अब जितनी भी इंडस्ट्रीज इकोनॉमी में सर्वाइव करती थी वो सारी की सारी बिकेंगी, तो सेल्स तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। अब लोग क्या करते हैं, मतलब लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है, सिटीजन गिवन वाउचर्स, अब लोगों को वाउचर मिलने लग जाते हैं। और क्या होता है, इससे क्या होता है, टू पार्टिसिपेट, मतलब कि आप लोग भी, अगर आप लोगों को इंडस्ट्रीज़ खरीदनी है क्योंकि इतनी सारी सेल्स पे लगी हुई हैं तो आप खरीद सकते हो। बट इससे क्या होता है, जो लोग होते हैं ना, वो उनको मनी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वो लोग इंडस्ट्रीज़ को नहीं खरीदते हैं, बट जो ब्लैक मनी होती है उसके थ्रू इंडस्ट्रीज सेल करी जाती है। इनडायरेक्टली जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या फिर इंडिविजुअल होते हैं वो लोग खरीद लेते हैं, बट सामने उनको लेके आते हैं कि तुम खरीद लो, पैसा हम लोग तुम्हें दे देंगे, तुम बाद में हमें इंडस्ट्री दे देना, मतलब कि इनडायरेक्टली खरीदते वही हैं उन इंडस्ट्रीज़ को। तो इसको लार्जेस्ट गैरेज सेल इन हिस्ट्री बोला जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना इन सारे पॉइंट्स को। अब द वैल्यू ऑफ रूबल डिक्लाइन, अब रूबल की जो वैल्यू होती है, रूबल क्या है, रशियन करेंसी, उसकी जो वैल्यू होती है वो डिक्लाइन हो जाती है। रेट ऑफ इन्फ्लेशन वॉज सो हाई दैट पीपल लॉस्ट ऑल सेविंग, रेट ऑफ इन्फ्लेशन इतना हाई हो जाता है कि लोगों की जो सेविंग होती है वो सारी ख़त्म हो जाती हैं। इन डिक्लाइन, रूबल डिक्लाइन का मतलब क्या होता है, ये समझो कि हम लोग रशिया में रह रहे हैं, तो क्या है, मान लो अब हम रूबल यूज़ करते हैं, तो $1 बराबर मतलब इक्वल है 50 रूबल्स के। बट डिक्लाइन के बाद क्या होता है, आपका $1 तो सेम ही रहेगा, बट आपको रूबल की जो आपकी क्वांटिटी होती है वो बढ़ जाती है। क्वांटिटी जो होती है, अगर आप 50 रूबल $1 के बराबर था, तो अब क्या होगा कि आपका 70 रूबल $1 के बराबर होगा। इंटरनेशनल मार्केट में आपकी जो करेंसी है उसकी वैल्यू डिक्लाइन हो जाती है, और इससे क्या होता है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन, मतलब कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसीलिए लोगों ने अपनी सारी सेविंग्स खो दी थी। फोर्थ है हमारा द कलेक्टिव फार्म सिस्टम डिसइंटीग्रेटेड, लिविंग पीपल विदाउट फूड सिक्योरिटी, रशिया इम्पोर्ट फूड। इसका मतलब यह कि जो कलेक्टिव फार्म सिस्टम था, पहले स्टेट कंट्रोल करती थी, उस टाइम पे कलेक्टिव फार्म सिस्टम होता था। अब क्या हुआ, जैसे ही वो डिसइंटीग्रेट हुआ ना, तो लोगों को ये भी नहीं है कि चलो भाई अब तुम डिसइंटीग्रेट हो रहे हो, पर लोगों को तो एक सिक्योरिटी देकर जाओ ना। लोगों के पास कोई सिक्योरिटी नहीं थी फूड की, और रशिया ने फूड को इम्पोर्ट कराना शुरू कर दिया था। फिफ्थ हम लोगों का द रियल जीडीपी ऑफ रशिया इन 1999 वॉज बिलो दैन दैट इट वॉज इन 1989, मतलब कि 1989 से भी कम इनकी जो जीडीपी थी वो चली गई थी। अब आप सोच सकते हो कि कितना पीछे इनका देश चला गया था। ठीक है। सिक्स्थ है हमारा द ओल्ड स्ट्रक्चर ब्रॉक डाउन, अब जो पुराने वाला स्ट्रक्चर था वो पूरी तरीके से टूट चुका था, विद नो अल्टरनेटिव इन इट्स प्लेस। कहने का मतलब है कि चलो आप जिस घर के अंदर रह रहे हो, कोई मतलब कुछ भी गवर्नमेंट कुछ भी करती है वो घर टूट जाता है, पर कम से कम ऐसा तो होना कि आपको, अगर आप जिस घर में आप रह रहे हो वो टूट रहा है, तो कम से कम आपको कोई और जगह दी जाए कि आप यहाँ रह सकते हो इतने टाइम तक के लिए। लेकिन सेम इनके पास ये था, मतलब कि आपका ये वाला घर भी तोड़ दिया और आपको आगे रहने का भी ठिकाना नहीं है। तो इनका यही था कि एक तो ओल्ड स्ट्रक्चर वाला रूल पूरा ख़त्म कर दिया, ऊपर से कोई अल्टरनेटिव भी नहीं दिया, कैपिटलिज्म में शिफ्ट करना पड़ा लोगों को। ठीक है। उसके बाद सेवेंथ है हमारा ओल्ड सिस्टम ऑफ वेलफेयर, जो सोसाइटी का वेलफेयर होता था वो पूरा सिस्टम जो था वो डिस्ट्रॉय हो चुका था। विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडीज पुश्ड पीपल पॉवर्टी, गवर्नमेंट की जो सब्सिडीज़ होती थी वो सारी ख़त्म हो गई थी क्योंकि डिसइंटीग्रेट हो चुका था, और इससे जो लोग थे वो पॉवर्टी की जो गरीबी रेखा जो होती है उसमें जाने लगे थे, लोग गरीब होने लगे थे। मिडिल क्लास लोग जो थे वो पेरीफेरी ऑफ सोसाइटी पे आ गए थे, मतलब कि जो सोसाइटी का बिल्कुल एक होता है ना बाउंड्री वाली लाइन होती है, उस पर मिडिल क्लास लोग आ गए थे। और एकेडमिक एंड इंटेलेक्चुअल मैन पावर जो थी वो डिसइंटीग्रेट हो चुकी थी। अब कब तक आदमी बर्दाश्त करेगा, एक टाइम पे उसे ऐसा लगता है कि चलो यार अब इस चीज़ का एंड करते हैं। तो एकेडमिक और इंटेलेक्चुअल मैन पावर जो थी वो पूरी डिसइंटीग्रेट हो चुकी थी, और अब लोगों ने माइग्रेट करना शुरू कर दिया था, वेस्ट में रहना शुरू कर दिया था, या फिर कहीं पर भी रहें, बट वो उन्होंने माइग्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद एट्थ है हमारा माफिया इमर्ज एंड कंट्रोल मैनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। कहने का मतलब है माफिया इमर्ज होने लग गए। जिनके पास पैसा, प्राइवेटाइजेशन में ये होता है, जिनके पास पैसा होता है वो सारा जितना भी, मान लो इस टाइम पे वीट चल रहा है तो वो वीट का पूरा स्टॉक अपने पास रख लेते हैं, हर फार्मर से ख़रीद के रख लेते हैं, और उसके बाद जब नीड होती है वीट की तब वो थोड़ा थोड़ा कर इकोनॉमी के अंदर भेजते हैं। और उससे क्या होता है, क्योंकि इकोनॉमी के अंदर वीट नहीं होता तो उससे उसकी जो इन्फ्लेशन रेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये जो माफिया थे इमर्ज होने लगे थे और ये काफ़ी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने लगे थे।
ठीक है। उसके बाद है हमारा 9th प्राइवेटाइजेशन, न्यू डिस्पैरिटीज़। डिस्पैरिटीज़ का मतलब मैंने आपको बताया था डिफरेंसेस, चैलेंजेस बोल लो। प्राइवेटाइजेशन से नए डिस्पैरिटीज़, नई डिफरेंसेस, नई चैलेंजेस लोगों को फेस करनी पड़ी थी। क्या? गरीब और अमीर लोग बढ़ चुके थे। रशिया या फिर जो पोस्ट सोवियत स्टेट थे वो डिवाइड हो चुके थे, किसमें? रिच और पुअर के अंदर। ठीक है, ये हमारे सारे इकोनॉमिक चेंजेस थे, रिजल्ट्स थे जो हम लोगों को देखने मिले थे शॉक थेरेपी के बाद। अब कुछ पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज हैं, इनको भी पढ़ लेते हैं। देखो, फर्स्ट है हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। जब डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को कंस्ट्रक्ट किया गया तो उस टाइम पर जो सेम अटेंशन थी ना और प्रायोरिटी थी वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को कंस्ट्रक्ट करते वक्त नहीं दी गई थी एज डिमांड ऑफ इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब कि जो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन था उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जो थे उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए बहुत कम प्रायोरिटी दी गई, जैसी पहले दी जाती थी वो प्रायोरिटी नहीं दी गई। ठीक है, इससे क्या फिर सेकेंड है इसका कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो ड्राफ्ट करा गया, बहुत जल्दी जल्दी में बनाया गया। इन लोगों ने तो ध्यान दिया नहीं, तो अब जो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन बन रहे थे वो बहुत जल्दी जल्दी बनाए गए थे। और सेम ये था कि रशिया जो था उसमें क्या था, स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट था। मतलब कि प्रेसिडेंट के पास जितनी ज़्यादा से ज़्यादा पावर दी जा सकती है वो दी गई, विद वाइडेस्ट पॉसिबल पावर दैट रेंडर्ड। मतलब कि जितनी पावर दी जा सकती है उतनी दी गई उनको, पॉसिबल पावर जितनी हो सकती है। इलेक्टेड पार्लियामेंट रिलेटिवली वीक, और जो ये इलेक्टिवली पार्लियामेंट थी वो वीक बनाई गई। यहाँ पे एक चीज़ समझने की है कि ये जो हमारी पोस्ट सोवियत स्टेट्स थी वो भले ही कैपिटलिज्म में शिफ्ट कर रही थी, बट अभी भी वो जो काफ़ी पुराने समय से वो लोग कम्युनिज्म को फॉलो कर रहे थे, उसको बंद नहीं कर रहे थे। उसकी कुछ ना कुछ जड़ें जो रूट थी वो रख रहे थे। जैसे कि उसमें स्टेट जो होता था हमारा, वो उसके पास सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती थी, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता था। तो यहाँ पे इन लोगों ने प्रेसिडेंट को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया। सेंट्रल एशिया के अंदर क्या करा, प्रेसिडेंट हैड ग्रेट पावर्स। इनके पास भी बहुत सारी पावर थी और ये तो इनमें से तो काफ़ी सारे अथॉरिटेरियन बन गए, सिर्फ अथॉरिटी की बात सुनते थे, लोगों की सुनते ही नहीं थे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान जो हमारे हैं, उन्होंने अपॉइंट करा, वहाँ के जो पीएम थे उन लोगों ने प्रेसिडेंट थे, उन लोगों ने अपने आप को अपॉइंट करा पहले 10 सालों के लिए। फिर उन्होंने क्या करा, अपने आप को एक्सटेंड कर दिया और ज़्यादा और 10 सालों के लिए आगे बढ़ा दिया। मतलब कि टोटल 20 ईयर्स उन लोगों ने रूल करा। नो डिसेंट और अपोजिशन अलाउड, और कोई भी अपोजिशन अलाउ नहीं था। जुडिशरी कल्चर जो होता है, जैसे कि इंडिया में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी है ना, और तीनों तरीके से काम करते हैं, तभी तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इतना अच्छा है। ठीक है, तो इससे इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो थी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी बोल लो, जुडिशरी कल्चर बोलो या सिर्फ जुडिशरी बोलो, वो इन लोगों ने अभी तक इस्टेब्लिश ही नहीं किया था। येट टू इस्टेब्लिश, मतलब कि अभी स्थापित होना बाकी था। और हमारे प्रेसिडेंट को इतनी सारी पावर दे रखी, तो जुडिशरी इनकी कंट्री में था ही नहीं। थर्ड है हम लोगों को इकोनॉमी स्टार्टेड रिवाइविंग। मतलब कि अब कब तक ही कोई चीज़ डाउन रहेगी, कभी ना कभी तो रिवाइव होगी ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा रे ऑफ होप बोलते हैं ना, वो चीज़ लोगों के सामने आई 2000 के अंदर। लोगों ये जो रशिया थी और जो बाकी स्टेट्स थे, इनकी जो इकोनॉमी थी वो रिवाइव होने लगी। रशिया की जो इकोनॉमी थी वो 2000 के अंदर रिवाइव हुई। कब? 10 ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब 1991 के अंदर इनका डिसइंटीग्रेशन हुआ था ना, उसके 10 साल बाद 2000 के अंदर इनकी जो इकोनॉमी थी वो रिवाइव होने लगी। रीज़न क्या था? मतलब काफ़ी सारी इकोनॉमी जो रिवाइव हो रही थी उनका रीज़न क्या था कि वो एक्सपोर्ट कर रहे थे नेचुरल रिसोर्सेज का, जैसे कि ऑयल, गैस, मिनरल। ठीक है, अजरबैजान और कजाकिस्तान, रशिया, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान जो थे ऑयल और गैस के प्रोड्यूसर्स थे। अब आप लोगों को बताना मुझे, अजरबैजान में हम लोगों ने कुछ पढ़ा था चैप्टर 1 के अंदर, जो कोल्ड वॉर वाला चैप्टर है। यहाँ पे पता नहीं किसी चीज़ की मीटिंग हुई थी, आप लोग मुझे कमेंट करना। तो उसके बाद जो अदर कंट्रीज थी जो इससे बच गई थी, उन लोगों ने क्या करा, उनको रेंट मिलता था, किराया मिलता था। किस चीज़ का? ऑयल की पाइपलाइंस का, जो भी दूसरे की टेरिटरी में जा रहे होते थे, जो क्रॉस करते थे टेरिटरीज को, तो उनका रेंट उन लोगों को मिल जाता है। इससे भी उनकी इकोनॉमी रिवाइव होने लग गई। और सेकेंड था सम अमाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हैज़ रीस्टार्टेड, मतलब कि अब दोबारा से कुछ अमाउंट की जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो स्टार्ट कर दी गई थी। तो ये हमारा पूरा टॉपिक था। इसके अंदर हम लोगों ने कॉन्सिक्वेंसेस पढ़े शॉक थेरेपी के। कुछ हमारे इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस थे, कुछ हमारे पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस थे। मैंने आप लोगों को इनको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी, एक एक पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया। अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी डाउट है तो कमेंट करो, मैं ट्राई करूँगी उसको आपको हेल्प करने के लिए। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।